बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, नॉर्मलाइजेशन टॉपिक का आज हमारा दूसरा पार्ट है। ठीक है, पिछले पार्ट में हमने ये देखा कि नॉर्मलाइजेशन होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका पर्पस क्या है, और अगर किसी भी डेटाबेस के अंदर रिलेशंस में नॉर्मलाइजेशन को नहीं परफॉर्म किया जाएगा तो उससे कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिपेंडेंसीज होती हैं। ठीक है, फंक्शन डिपेंडेंसीज, फुल फंक्शन डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। और इसका जो आगे नॉर्मलाइजेशंस की फॉर्म होती हैं वो इन्हीं डिपेंडेंसीज पे डिपेंड करती हैं। तो पहले इन डिपेंडेंसीज को समझते हैं कि ये डिपेंडेंसीज हैं क्या, और ये डिफरेंट टाइप्स की डिपेंडेंसीज कैसे इनकी कैसे इन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर ये चीज़ समझ आ गई तो बेटा नॉर्मल फॉर्म आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में जस्ट स्पेसिफिकली आपको ये देखना पड़ता है कि कौन सी फॉर्म में कौन सी डिपेंडेंसी को अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिपेंडेंसीज को। डेटाबेस डिपेंडेंसीज, dependency occur in a database when an information stored in the same database table uniquely determines other information stored in the same table। ठीक है, कि एक ही टेबल के अंदर, ठीक है, एक ही डेटाबेस में एक टेबल के अंदर आप एक एट्रीब्यूट की वैल्यू को यूज करते हुए दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को फाइंड कर सकें तो वो डिपेंडेंसी कहलाती है। You can also describe this as a relationship where knowing the value of one attribute or the set of the attribute is enough to tell you the value of another attribute और द सेट ऑफ एट्रीब्यूट इन द सेम टेबल। ये वही बात लिखी हुई है कि आपको एक एट्रीब्यूट की वैल्यू को यूज़ करते हुए आप दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। और सेट ऑफ एट्रीब्यूट का मतलब है, हमने पहले भी पढ़ा था रिलेशन मॉडल में कि आपके पास एट्रीब्यूट्स, और एंटिटी रिलेशन मॉडल में भी पढ़ा था कि एट्रीब्यूट सिंपल भी हो सकते हैं और कंपोजिट भी हो सकता है। सिंपल एट्रीब्यूट वो होता है जो एक एट्रीब्यूट से मिलकर बना हो, और कंपोजिट एट्रीब्यूट वो होता है जो एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट से मिलकर बना हो। तो रिलेशनल मॉडल ने आपको कीज़ का कॉन्सेप्ट दिया कि सिंपल की भी हो सकती है और कंपोजिट की भी हो सकती है। सिंपल की वो की होती है जो एक एट्रीब्यूट से मिलकर बनी होती है, और कंपोजिट की वो की होती है जो मल्टीपल एट्रीब्यूट से मिलकर बनी होती है। तो आप सिंगल या मल्टीपल, जिसको आप कहते हो सिंपल या कंपोजिट एट्रीब्यूट दोनों हो सकते हैं। ठीक है, या सिंपल या कंपोजिट की दोनों हो सकती हैं, जिसको आप यूज़ करते हुए दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हो। Function dependency describe relationship between attribute and could be defined as if A and B are the attribute of relation R। अगर A और B किसी रिलेशन R, किसी टेबल R की दो एट्रीब्यूट्स हैं, B is function dependent on A, और B की वैल्यू को यूज़ करते हुए आप B की वैल्यू फंक्शन डिपेंड कर रही है A पे। इफ़ ईच वैल्यू ऑफ A in R is associated with exactly one value of B in R, कि उसी टेबल के अंदर ए की वैल्यू को यूज करते हुए आप बी एट्रीब्यूट की कोई एक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एंड alternative way to describe the relationship between attributes A and B is to say that A functionally determined B। इसको दूसरी तरह आप ये भी कह सकते हैं कि A की वैल्यू को यूज करते हुए आपने B की वैल्यू को डिटरमिन किया है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज वी कीप ट्रैक ऑफ एम्प्लॉय ईमेल एड्रेस एंड वी only track one email address for each employee. Suppose each employee is identified by their unique employee number. We said that there is a functional dependency of email address on एम्प्लॉय नंबर, कि अगर आपके पास एक एम्प्लॉय का टेबल है और आप एम्प्लॉय के टेबल से आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, यानी बाकी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, और आपके पास ईमेल एड्रेस में आपने ये भी रूल रखा हुआ है कि हर एम्प्लॉय का सिर्फ एक ही ईमेल एड्रेस होगा, यानी वो यूनिक होगा, किसी के भी दो ईमेल एड्रेस नहीं हो सकते। तो ईमेल एड्रेस को से आप वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय नंबर को यूज़ करते हुए आपने ईमेल एड्रेस आइडेंटिफाई किया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे ये वो टेबल है जो पिछली एग्जांपल में हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एम्प्लॉय का टेबल और एम्प्लॉय में एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय ईमेल, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम और एम्प्लॉय लास्ट नेम है,
ठीक है। तो आपको एक एक एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना पड़ता है कि जिस एट्रीब्यूट की वैल्यू को यूज़ करते हुए आप बाकी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकें। यानी एम्प्लॉय नंबर आपके पास एक ऐसा यूनिक एट्रीब्यूट है जिसको यूज़ करते हुए आप बाकी किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इफ एम्प्लॉय नंबर इज द प्राइमरी की देन फंक्शन डिपेंडेंसी के अगर एम्प्लॉय नंबर आपका यूनिक है तो आपने उसी को प्राइमरी की सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप एम्प्लॉय नंबर से डिटरमिन कर सकते हैं एम्प्लॉय ईमेल, एम्प्लॉय नंबर से डिटरमिन कर सकते हैं एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय नंबर से आप डिटरमिन कर सकते हैं एम्प्लॉय लास्ट नेम। ठीक है। तो फंक्शन डिपेंडेंसीज के लिए ये लाजमी है कि आपका एक यूनिक एट्रीब्यूट होना चाहिए जिस एट्रीब्यूट की वैल्यू को यूज़ करते हुए आप बाकी एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकें। इसको फंक्शन डिपेंडेंसी कहा जाता है। ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसीज को डिफरेंट बुक ने डिफरेंट मेथड से लिखा हुआ है। बेसिकली 3 मेथड्स हो सकते हैं जो पिछली पिछली स्लाइड पे आपने बात लिखी हुई थी, उसको इन तीनों तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तीनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है। यानी आप एम्प्लॉय नंबर्स को यूज़ करते हुए एम्प्लॉय ईमेल एड्रेस, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है, आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेकंड फॉर्म इस तरह लिखें, या मोस्टली बुक्स ने या आपकी बुक ने ये थर्ड फॉर्म जो लिखी हुई है यानी थर्ड रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई है, इसको इस फॉर्म में उसने मेंशन किया हुआ है। तो ये तीनों का मतलब एक ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। डिफरेंट बुक्स ने डिफरेंट तरह से लिखा हुआ है। अब लास्ट में आप देखें तो एम्प्लॉय नंबर के अलावा बाकी हर एक पे उसने एरो हेड डाला हुआ है। तो एम्प्लॉय नंबर यानी प्राइमरी की और एम्प्लॉय नंबर एट्रीब्यूट्स से आप बाकी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं। यानी एम्प्लॉय नंबर से आप एम्प्लॉय ईमेल एड्रेस भी डिटरमिन कर सकते हैं, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम भी डिटरमिन कर सकते हैं, एम्प्लॉय लास्ट नेम भी डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है। डिटर्मिनेंट होती क्या चीज़ है? ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ फंक्शन डिपेंडेंसी रेफर टू द एट्रीब्यूट और द ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो। आपका एरो किस लेफ्ट हैंड साइड पे जो होती है एट्रीब्यूट की वैल्यू, वो डिटर्मिनेंट कहलाती है। वो सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है और कंपोजिट एट्रीब्यूट भी हो सकता है। सिंगल एट्रीब्यूट का मतलब है कि सिंगल एक एक एट्रीब्यूट, और कंपोजिट का मतलब है एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट है। अब कंपोजिट कब यूज़ करते हैं आप? जब आपके पास सिचुएशन ये होती है कि आप एक एट्रीब्यूट से की वैल्यू को यूज़ करते हुए आप दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते, यानी एक इनफ नहीं है, तो आप कंपोजिट की तरफ आते हैं। ठीक है। आगे इसकी एग्जांपल भी आ रही है तो उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं, राइट राइट टू लेफ्ट पढ़ना चाहते हैं, तो तो आप पढ़ेंगे बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए। ठीक है। और लेफ्ट टू राइट पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ेंगे ए डिटरमिनेंट बी। ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप जो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं उनमें अगर आप एट्रीब्यूट की पोजीशन को चेंज कर लेते हैं तो वो मोस्टली वो ठीक नहीं होती, क्योंकि सिचुएशंस मोस्टली सिचुएशंस में वो रॉन्ग होती है। हर वक्त रॉन्ग नहीं कह सकते, कुछ ऐसी स्पेशल केस सिचुएशन हो सकती है जिसमें ये ट्रू हो। आपकी बुक ने जो एग्जांपल दी हुई है वो ये दी हुई है कि स्टाफ नंबर की एट्रीब्यूट को यूज करते हुए आप उसकी पोजीशंस को फाइंड कर सकते हैं, यानी स्टाफ नंबर फंक्शनली डिटरमिनेंट पोजीशन। ठीक है। और फॉर एग्जांपल स्टाफ नंबर आपके पास था SL21 और उसकी पोजीशन थी मैनेजर। ठीक है। अब इन दोनों एट्रीब्यूट्स की पोजीशंस को हम चेंज करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो नीचे लिखा हुआ है कि पोजीशन पोजीशन डिटरमिनेंट, ठीक है, स्टाफ नंबर, इसमें अगर हम वैल्यू को लेते हैं तो वैल्यू से हमें अंदाजा हो जाएगा कि मैनेजर, फॉर एग्जांपल पोजीशन में मैनेजर है और मैनेजर से डिटरमिन करते हैं हम। मैनेजर कंपनी में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये रूल है कि इस कंपनी में एक ही मैनेजर है, देन इन दैट सिचुएशन एरर नहीं नहीं होगा। लेकिन मोस्टली एक से ज्यादा मैनेजर जो होते हैं तो इन दैट केस उसकी अगर पोजीशन आप चेंज करते हैं तो वो फंक्शन डिपेंडेंसी सही नहीं होगी। ठीक है। इसी की एक्सप्लेनेशन, द रिलेशनशिप बिटवीन स्टाफ नंबर एंड पोजीशन इज 1 to 1। फॉर ईच स्टाफ नंबर देयर इज ओनली वन पोजीशन। स्टाफ नंबर और पोजीशन के दरमियान जो रिलेशनशिप बन रहा है वो 1 to 1 का बन रहा है कि हर स्टाफ नंबर की वैल्यू के इक्विवेलेंट आपको एक ही पोजीशन मिल रही है उसकी। ऑन द अदर हैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द पोजीशन एंड द स्टाफ नंबर इज 1 to 1। और अगर आप उसकी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, यानी स्टाफ और पोजीशन की पोजीशन चेंज कर लेते हैं, पोजीशन को पहले लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो फिर आपके पास 1 to many का बन रहा है।
देयर आर सेवरल स्टाफ नंबर एसोसिएटेड विद अ गिवन पोजीशन, यानी आपके पास एक पोजीशन पे एक से ज़्यादा स्टाफ मेंबर्स आ रहे हैं. फॉर द पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजेशन वी आर इंटरेस्टेड इन आइडेंटिफाइंग फंक्शन डिपेंडेंसी बिटवीन एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन दैट हैव अ वन टू वन रिलेशनशिप. और नॉर्मलाइजेशन के पर्पज के लिए हम इंटरेस्टेड होते हैं वन टू वन रिलेशन में, वन टू मेनी में हम इंटरेस्टेड नहीं होते. ठीक है, कि हम वन टू वन में होते हैं कि एक एट्रीब्यूट की वैल्यू को यूज करते हुए हम उसकी एक ही वैल्यू राइट साइड पे एक ही वैल्यू उसकी डिटरमिन कर सकें. A function dependency is the property of a relational schema and not the property of a particular instance of a schema. इस पॉइंट का मतलब ये है कि बेटा आप जो फंक्शन डिपेंडेंसी फाइंड करते हैं वो रिलेशनल स्कीमा को के आगे आपके फ्यूचर में जो टेबल्स में वैल्यूज आ रही होती हैं उस लिहाज से देखते हैं. किसी स्पेसिफिक इंस्टेंस के लिहाज से आप फंक्शन डिपेंडेंसी फाइंड नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास कंपनी के रूल के मुताबिक मल्टीपल मैनेजर हो सकते थे लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग उन्होंने एक ही मैनेजर हायर किया हुआ था, तो आप उसमें ये नहीं कह सकते थे कि पोजीशन और स्टाफ का जो पोजीशन की वैल्यू को यूज पोजीशन एट्रीब्यूट की वैल्यू से आप स्टाफ की वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का रूल था कि वो मल्टीपल मैनेजर्स को हायर कर सकती है. तो इंस्टेंस को यानी वैल्यूज को यूज करते हुए आप फंक्शन डिपेंडेंसी को नहीं फाइंड कर सकते. ये रॉन्ग मेथड है, उसमें एरर के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. ठीक है, अब फुल फंक्शन डिपेंडेंसी क्या चीज है? Determinant should have a minimum number of attributes necessary to maintain the functional dependency with the attribute on the right hand side. ठीक है, कि आपके डिटर्मिनेंट साइड पे कम से कम एट्रीब्यूट होने चाहिए ताकि आप राइट हैंड साइड की वैल्यू को डिटरमिन कर सकें. फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी इंडिकेट दैट इफ एंड ए एंड बी आर एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन, बी इज fully function dependent on A if B is functionally dependent on A but not on any proper subset of A. आसान अल्फाज में बेटा आपके पास जो फुल फंक्शन डिपेंडेंसी होती है वो हमेशा आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे यानी डिटर्मिनेंट साइड पे कंपोजिट एट्रीब्यूट होती है, यानी एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट होते हैं. ठीक है, तो ये पहला रूल है, आप याद रखें कि आपकी फुल फंक्शन डिपेंडेंसी में डिटर्मिनेंट साइड पे आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट होता है जिनकी वैल्यू को यूज़ करके आप राइट हैंड साइड की वैल्यू को डिटरमिन करना चाहते हैं. अब फुल फंक्शन डिपेंडेंसी ये कहती है, ये लिखा हुआ B is fully functionally determinant on A if B is functionally dependent on A but not on any proper subset of A. कि अगर आप आपके जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो कंपोजिट एट्रीब्यूट है, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट है, उनमें से किसी एक एट्रीब्यूट की वैल्यू को भी छोड़ देते हैं तो आप राइट हैंड साइड की वैल्यू को डिटरमिनेंट ना कर सकें. यानी कंपोजिट एट्रीब्यूट जो आपके पास एक से ज्यादा एट्रीब्यूट लेफ्ट हैंड साइड पे, वो दोनों एट्रीब्यूट आपको राइट हैंड साइड की वैल्यू को फाइंड करने के लिए लाजमी है. फॉर एग्जांपल आपके पास सिनेरियो ये है कि आपने एक स्टूडेंट का रिजल्ट देखना है और उस रिजल्ट में फॉर एग्जांपल आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, टेबल में रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ नेम है, नेम के साथ उसका सेमेस्टर कौन सा है वो है और कोर्स है. ठीक है, अब आप और रिजल्ट है. ठीक है, अब आप देखना चाहते हैं कि उसका स्पेसिफिकली फॉर एग्जांपल डेटाबेस में क्या रिजल्ट है. तो स्टूडेंट के सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर को यूज करते हुए आप उसका रिजल्ट नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि वो स्टूडेंट एक से ज्यादा कोर्सेज को पढ़ रहा है. तो स्पेसिफिकली एक सब्जेक्ट के रिजल्ट के लिए आपको उसका कोर्स आईडी भी चाहिए कि वो किस कोर्स की आप बात कर रहे हैं. तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर और कोर्स आईडी, ताकि आप लेफ्ट हैंड साइड पे उसका रिजल्ट को फाइंड कर सकें. यानी दो दो एट्रीब्यूट्स आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे होगी, और उन दोनों में से अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर को छोड़ते हैं तो तब भी आप रिजल्ट स्पेसिफिकली नहीं फाइंड कर सकते, और अगर आप कोर्स को छोड़ते हैं तो तब भी आप फाइंड नहीं कर सकते. उन दोनों का होना लाजमी है, फुल फंक्शन डिपेंडेंसी ये कहती है. Next point, the function dependency A determinant B is fully function dependent if the removal of any attribute from A result in
रिजल्ट इन द डिपेंडेंसी नो लॉन्गर एग्जिस्ट, कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे डिटर्मिनेंट साइड पे जो कंपोजिट एट्रीब्यूट है उनमें से किसी एक एट्रीब्यूट को भी आप छोड़ते हैं तो आपकी डिपेंडेंसी एग्जिस्ट ही ना कर सके। और डिपेंडेंसी के लिए सिंपल सा रूल यही है कि आप एट्रीब्यूट की वैल्यू को यूज करते हुए, सिंपल है या वो कंपोजिट एट्रीब्यूट है उसके वैल्यू को यूज करते हुए राइट हैंड साइड पे वैल्यू को फाइंड कर सकें। तो फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी में दोनों एट्रीब्यूट की वैल्यू का होना लाजमी है। इस फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी की एग्जांपल में पार्शियल डिपेंडेंसी के साथ एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये दोनों रिलेटेड हैं। ठीक है, पार्शियल डिपेंडेंसी क्या कहती है? Partial dependency कहती है partial dependency indicate that if A and B are the attribute of a relation, B is partially functionally dependent on A if B is functionally dependent any proper subset of A। ठीक है, यानी हमने फुल फंक्शन डिपेंडेंसी में ये कहा कि आपकी डिटर्मिनेंट साइड पे दोनों एट्रीब्यूट्स की वैल्यू का होना, दोनों एट्रीब्यूट की वैल्यू आपको लाजमी चाहिए आपको राइट हैंड साइड की वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए। पार्शियल डिपेंडेंसी ये कहती है कि वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे जो कंपोजिट एट्रीब्यूट है उनमें से किसी एक एट्रीब्यूट की वैल्यू को यूज करते हुए अगर आप किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं तो वो पार्शियल डिपेंडेंसी है। ठीक है, और फंक्शनल डिपेंडेंसी ए डिटरमिनेंट बी is a partially dependency if there is some attribute that can be removed from A and yet the dependency still hold। कि यानी आपकी A साइड पे अगर कंपोजिट एट्रीब्यूट है और उनमें से किसी एक एट्रीब्यूट की वैल्यू को छोड़ के आप फिर भी B की वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हो तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी है। इसकी एग्जांपल, ठीक है, ये एग्जांपल देखते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी फुल फंक्शन डिपेंडेंसी के लिए। आपके पास सिनेरियो ये था कि आपके पास ये एक इन्वेंट्री सिस्टम, यानी आप इन्वेंट्री की लॉग्स को मेंटेन कर रहे हैं और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को कर रहे हैं। ठीक है, और क्वांटिटी और इन्वेंट्री डेट। ठीक है, अब आपने क्वांटिटी फाइंड करने के लिए सिनेरियो ये है कि एक प्रोडक्ट को एक से ज़्यादा इन्वेंट्री एक से ज़्यादा बंदे ऑर्डर कर सकते हैं और उनके बिल में ये मेंशन हो सकता है। तो अगर आप किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी फाइंड करना चाहते हैं तो आपको स्पेसिफिकली ये इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कि ये किसके किसके बिल में से है या किस बंदे ने इसको ऑर्डर किया है। तो फुली फंक्शनल एविडेंसी के लिए आपके पास, ठीक है, आपके पास इन्वेंट्री नंबर और प्रोडक्ट ये दोनों चाहिए आपको क्वांटिटी फाइंड करने के लिए। ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ठीक है, ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ठीक है, इन्वेंट्री नंबर और प्रोडक्ट आपको चाहिए, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएंगे डिटर्मिनेंट साइड पे और राइट हैंड साइड पे क्वांटिटी आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको, दिस वन, ठीक है, ये आपकी फुल फंक्शन डिपेंडेंसी है। ठीक है, अब इसमें से आप फॉर एग्जांपल किसी एक की वैल्यू को भी छोड़ते हैं, यानी इन्वेंट्री नंबर और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को छोड़ते हैं तो आप क्वांटिटी नहीं फाइंड कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं इन्वेंट्री नंबर को छोड़ता हूँ पहले और मैं प्रोडक्ट की क्वांटिटी फाइंड करना चाहता हूँ तो एक प्रोडक्ट को मल्टीपल बंदे ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, आप किसके ऑर्डर की बात कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी की बात कर रहे हो, फिर प्रॉब्लम है। और अगर मैं प्रोडक्ट को छोड़ता हूँ, ठीक है, तो एक प्रोडक्ट मुख्तलिफ बंदों के ऑर्डर में हो सकती है। ठीक है, तो स्पेसिफिक क्वांटिटी फाइंड करने के लिए आपको ये दोनों एट्रीब्यूट्स चाहिए। ठीक है, ये फुल फंक्शन डिपेंडेंसी है। और पार्शियल डिपेंडेंसी क्या कहती है? पार्शियल डिपेंडेंसी ये कहती है कि आपकी डिटर्मिनेंट साइड पे जो एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स में से किसी एक की वैल्यू को आप छोड़ दें और आप स्टिल कोई डिपेंडेंस एट्रीब्यूट की वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं तो वो पार्शियल डिपेंडेंसी है। ठीक है, अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, ये आगे आप नॉर्मल फॉर्म्स में भी कर रहे होंगे, क्वांटिटी तो ऑलरेडी आप फुल फंक्शन डिपेंडेंसी में फाइंड कर चुके हैं तो क्वांटिटी को नहीं कंसीडर करेंगे। क्वांटिटी के अलावा इन्वेंट्री डेट जो आपके पास नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो रहता है उसको देखेंगे, उसके लिहाज से देखेंगे। तो इन्वेंट्री नंबर को यूज करते हुए आप इन्वेंट्री डेट के वो किस डेट के बिल था वो देख सकते हैं। तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी है। ठीक है, उनमें से किसी एक एट्रीब्यूट की वैल्यू को, यानी इन्वेंट्री नंबर और प्रोडक्ट में से किसी एक की वैल्यू को आप स्किप करें और आप स्टिल किसी की वैल्यू को एट्रीब्यूट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी है। ठीक है बेटा।
ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है? अगर आप ए से बी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं और बी से सी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, तो तब आप ये कहते हैं कि ए इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंट ऑन सी। Consider attribute A, B, and C, and where A determinant B and B determinant C. Function dependency are transitive, which mean that we also have a function dependency A determinant C. We see we say that C is transitive dependent on A through B. कि C की वैल्यू को आप डिटरमिन कर सकते हैं थ्रू B की वैल्यू को यूज करते हुए। ठीक है, अगर आपके पास टेबल है ये एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय ईमेल, डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, और अब मोस्टली जो आपके पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज होती हैं, आपको ये देखना होता है कि आपके पास ऐसी कौन सी कैंडिडेट की बच गई है जिस कैंडिडेट की को यूज करते हुए आप किसी और एट्रीब्यूट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ए टू बी एंड बी टू सी, इट्स टफ कि आपको स्टूडेंट्स को हर एक ए टू बी और बी टू सी लग रहा होता है कि ऐसे आप बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और बी से सी की कर सकते हैं। उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप ये देखें कि आपकी कौन सी ऐसी की एट्रीब्यूट है जिस तो ये डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम ये आपके पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंट है। डिपार्टमेंट नंबर एक ऐसा कैंडिडेट की है जिसको यूज करते हुए आप दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, तो आप उसको कहते हैं कि डिपार्टमेंट नेम इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय नंबर वाया डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, इसके एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास स्टाफ ब्रांच का रिलेशन है। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि स्टाफ consider a function dependency in staff branch relation। स्टाफ नंबर को यूज करते हुए आप स्टाफ नेम, पोजीशन, सैलरी, ब्रांच नंबर और ब्रांच एड्रेस फाइंड कर सकते थे, और ब्रांच नंबर को यूज करते हुए आप ब्रांच एड्रेस फाइंड कर सकते थे। यानी ए से आप बी की वैल्यू, ब्रांच नंबर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, ए से बी की वैल्यू फाइंड कर सकते थे, बी से सी की वैल्यू फाइंड कर सकते, तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ये कहती है ए से आप सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय वाया बी। ठीक है, तो दूसरा शॉर्टकट जो मैंने आपको बताया है कि आपने ये देखना होता है कि ऐसा कौन सा की एट्रीब्यूट है या कैंडिडेट की है जिसको यूज करते हुए आप दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो वो ये दोनों ही लग रहे हैं, ब्रांच नंबर को यूज करते हुए, यानी ये ब्रांच नंबर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको यूज करते हुए आप किसी दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। ठीक है बेटा, अगर आपको ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी समझ आ गई है तो फिर आपके लिए नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म को समझना बहुत आसान हो जाएगा। और अगर स्टिल कंफ्यूजन है तो हम लेक्चर्स में हम कल सेशन में भी डिस्कस कर लेंगे, और आगे जब हम पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म तो इसमें ये डिपेंडेंसी दोबारा आएंगी, तो इनकी एग्जांपल्स और भी आपके सामने आ जाएंगी। थैंक्स अ लॉट बेटा।